सर के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद हम कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर प्रबोध येरावर सर जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, संहिता एवं सिद्धांत विभाग, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून। सर का आज का विषय है सामान्य विशेष। सर की यूजी नागपुर से है, सर पीजी पपरोला से हैं। सर के गाइड प्रोफेसर नरेश शर्मा जी सर हैं। सर की पीएचडी अभी वर्तमान में चल रही है। सर ने अभी 5 पुस्तकें सर लिख चुके हैं। सर की सभी पुस्तकें बहुत अच्छी है। उसमें से एक पुस्तक है जो बहुत ही अच्छी है, सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास। सर के 5 पेपर पब्लिश हो चुके हैं नॉर्थ जर्नल्स में। सर ने 20 से अधिक वर्कशॉप एंड सेमिनार्स में भी भाग लिया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने संकल्प के लिए समय निकाला, इसका बहुत आभार है सर। ओवर टू यू सर। सर आपका माइक म्यूट है। मिंद्रा जी इनका माइक म्यूट है। जी। सर आप पे को-होस्ट बना दिया गया है आपको, तो आप अपनी तरफ से। एक्चुअली मैं यही कह रहा था, मुझे अनम्यूट करिए। ओके, थैंक यू। आ रही है आवाज मेरी क्लियर? बिल्कुल जी सर आ रही है। ओके। विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान संकल्प 2021 का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे उन्होंने मौका दिया है। आज मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं अपने थॉट्स को, पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड थॉट्स को आपके समक्ष रख पाऊं। तो सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए बस। पीपीटी दिखाई दे रही है? सर विजिबल तो है। तो शुड आई स्टार्ट? यस सर प्लीज। ओके, थैंक यू। तो सीधे टॉपिक पे चलते हैं, सामान्य और विशेष। सर आप मोबाइल से जुड़े हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो मोबाइल को सर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल रख दें आप। ओके ओके, इज इट ओके? जी ओके सर। ओके। तो पदार्थ विज्ञान, ये सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर का है, उसका नाम सुन के ही कई लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसकी जो क्लिष्ट भाषा है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, और सैद्धांतिक विश्लेषण जो इसके अंदर है, वो देखकर हमें थोड़ा डर लगता है। मेरा ये प्रयास रहता है कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, इसको लेमैन लैंग्वेज में या आम आदमी की लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी शायद मैं ऐसा ही कुछ प्रयास करूंगा। सामान्य और सामान्य विशेष सिद्धांत को आपके सामने एक लेमैन लैंग्वेज में, एक इजी गोइंग लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं रखूंगा। मेरे सर कहते थे कि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, तो हमेशा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना चाहिए कि पेशेंट में इसका क्या उपयोग हमें होगा। बट पदार्थ विज्ञान के कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसका दार्शनिक एंगल भी देखना बहुत जरूरी है, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट विषय यही है सामान्य और विशेष, क्योंकि दर्शनकार और संहिताकार, इन दोनों में इसका एक अलग ही इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलेगा। दोनों में कुछ डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। तो सामान्य और विशेष एक पदार्थ विज्ञान पॉइंट मीन्स दार्शनिक पॉइंट ऑफ व्यू, और चरक संहिता या आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पदार्थ विज्ञान का है। तो सबसे पहले आज मैं ज्यादा 10 स्लाइड्स हैं, इन 10 स्लाइड्स में आपको पूरा ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारी पहली स्लाइड है, इंट्रोडक्शन ऑफ सामान्य एंड विशेष, इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि पदार्थ विज्ञान, इसको दर्शन के एंगल से समझना जरूरी है। हम गलती क्या करते हैं, आयुर्वेद को समझने के लिए एलोपैथी का चश्मा पहनते हैं। उस कारण से आयुर्वेद हमें समझ में नहीं आता। जब तक हम एलोपैथी के चश्मे को या मॉडर्न साइंस के चश्मे को साइड में नहीं रखते हैं, तब तक हमें आयुर्वेद के सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं।
तो इसी तरह पदार्थ विज्ञान को समझने के लिए आपको बेसिक्स फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोफिजिक्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पदार्थ समझ में आएगा। तो पदार्थ को एक साइंस के एंगल से समझो, उसके बेसिक्स के एंगल से, कि साइंस का मूल है, इस एंगल से अगर हम समझते हैं तो हमें शायद पदार्थ के टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो सामान्य की इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि 6 पदार्थ हमें पता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो दर्शनकारों ने या फिलोसॉफीज में पहले 3 पदार्थ को ज्यादा महत्व दिया गया है, द्रव्य, गुण और कर्म को, और सामान्य और विशेष, समवाय, इन 3 पदार्थों को बाद में रखा हुआ है। तो वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग सामान्य चतुर्थ स्थान पर रखा गया है, चौथे स्थान पे रखा गया है, और चरक संहिता ने इसे पहले स्थान पे रखा गया है। ऐसा क्यों किया है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि सामान्य की पदार्थ के रूप में स्वतंत्र सत्ता या स्वतंत्र एग्जिस्टेंस किसने मानी। तो सामान्य की या विशेष की एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट पदार्थ के रूप में न्याय और वैशेषिक दर्शन ने उसका एग्जिस्टेंस माना है। बौद्ध दर्शन ने इसकी स्वतंत्र सत्ता का स्वीकार नहीं किया। तो बौद्ध दर्शन क्या कहते हैं फिर? तो 2 तरह के वाद हैं। एक है वस्तुवाद, जिसको हम मटेरियलिज्म कह सकते हैं, और एक है नामवाद, जिसको हम नेमेबिलिटी कह सकते हैं, नॉमिनलिज्म भी कह सकते हैं उसे हम। तो नामवाद और वस्तुवाद, वस्तुवाद के तहत हम सामान्य या विशेष को पदार्थ के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, और नामवाद के अंतर्गत हम पदार्थ को केवल नाम मात्र मानते हैं। मीन्स ऐसी चीज मानते हैं जो सिर्फ बुद्धिगम्य हो। बुद्धिगम्य मीन्स जो अपने इंटेलिजेंस से समझी जाए, उसे हम सामान्य, विशेष या नामवाद के अंडर हम मानते हैं। तो इसी नामवाद के तहत सामान्य और विशेष को बौद्ध दर्शन ने माना है, और वस्तुवाद के तहत न्याय और वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ विज्ञान को माना है। तो आयुर्वेद किस एंगल से मानता है? तो आयुर्वेद भी नामवाद के अंतर्गत ही सामान्य और विशेष को मानता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं धीरे-धीरे। ये चीजें सब क्लियर होगी आपके धीरे-धीरे एक-एक स्लाइड के बाद। नेक्स्ट, विशेष के बारे में अगर इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करें तो इसका सर्वप्रथम वर्णन वैशेषिक दर्शन में परमाणु के सिद्धांत में बताया गया। जो एटम से रिलेटेड थ्योरी वैशेषिक दर्शन ने मानी है, उसमें विशेष का वर्णन सर्वप्रथम आता है। अगर गहन अध्ययन करे तो पता लगेगा कि चरक संहिता का और वैशेषिक दर्शन का विशेष ये थोड़ा भिन्न है, ये थोड़ा अलग है। अब वो क्या अलग है, हम धीरे-धीरे उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, एक पॉइंट जो छूट गया था हमारा, जो हम कह रहे थे कि चरक संहिता में 6 पदार्थों में सामान्य और विशेष को पहला और दूसरा स्थान क्यों दिया गया? तो आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, और चिकित्सा में सबसे अधिक उपयोग होता है किसी पदार्थ का, तो वो है सामान्य और विशेष। अब यहाँ आपको क्वेरी हो सकती है कि जनरली हम तो ट्रीटमेंट तो द्रव्य से करते हैं, कोई मेडिसिन से करते हैं, तो इसमें सामान्य कहाँ से आ गया? तो द्रव्य यूज करने से पहले जो आप दिमाग में लाते हैं वो है सामान्य। अब ये क्या लाते हैं, ये धीरे-धीरे इस प्रेजेंटेशन में आपको क्लियर होगा, और फिर हम बैक टू इसी टॉपिक पे फिर से आएंगे। ओके, तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन सामान्य और विशेष के लिए काफी है। अब 2 प्रकार के सामान्य और विशेष हमको फिलोसॉफीज में और आयुर्वेद में, या दर्शनों में और आयुर्वेद में देखने के लिए मिलते हैं। एक है पदार्थ रूप सामान्य या विशेष, और एक है अपदार्थ रूप सामान्य और विशेष। मीन्स एक है जो पदार्थ है, जिसको हम वस्तुवाद कह रहे थे, और एक है जो पदार्थ नहीं है, वो केवल बुद्धि की रचना है या बुद्धि का खेल है। इन्हें हम सिर्फ दिमाग से सोच के बता रहे हैं कि ये दोनों चीजें सिमिलर है या दोनों चीजें अपोजिट है। हाँ, मैं लेमैन लैंग्वेज में बताना चाह रहा था। सामान्य को हम जनरली सिमिलैरिटीज या सिमिलर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और विशेष को पिक्यूलियर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। बट ये मोटे तौर पे हम कह सकते हैं एग्जैक्ट सिमिलर, हम एग्जैक्ट सिनोनिम हम इसको नहीं कहेंगे, बट नियर सिनोनिम हम इसको कह सकते हैं। आपके स्क्रीन पे 4 फोटो है। पहला फोटो एक गाय का है, दूसरा एक घोड़े का है, तीसरा एक गाय है, और चौथा कुछ चीजें हैं जिसको मैं पंच महाभूत से डिनोट करेंगे। इसमें कुछ 4 कलर के आपको चेस के जो सिपाही होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आप ये 4 आपके पंच महाभूत जो है, 5 पंच महाभूत है, आकाश को छोड़ के 4 पंच महाभूत है, इसमें ऐसा समझ लो सिपाही के रूप में। ठीक है, तो ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब विशेष या सामान्य को पदार्थ मानने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों हम उसको पदार्थ मान रहे हैं?
हम बुद्धि से तो उसको समझ सक रहे थे, अब उसको पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता पड़ी, वो एक्सप्लेन किया है इस स्लाइड में। जैसे सपोज किसी गाय को किसी घोड़े से डिफरेंशिएट करना है तो किस आधार पे हम करते हैं? अब ये मान के चलो कि दर्शनों के काल में माइक्रोस्कोप नहीं थे या सीटी स्कैन नहीं था, डीएनए टेस्टिंग नहीं होती थी, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग नहीं होती थी। उस जमाने में किस तरह से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं? तो गाय और घोड़े को जनरली हम उसके जाति के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं। गाय में गोत्व जाति होती है और घोड़े में अश्वत्व होती है। घोड़े को अश्व कहते हैं, गाय को गो कहते हैं। तो ये जो जातियां हैं, काउनेस एंड हॉर्सनेस, इन दो आधार पर, इस जाति के आधार पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट जब बात आई दो गायों की, जो फर्स्ट इमेज और थर्ड इमेज है, तो दो गाय को हम जाति के आधार पे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जाति दोनों की सेम है, गोत्व। तो इनको हम आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर उसको हम, उन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ जो मैटर करता है वो है शेप। जब दोनों एक ही जाति के चीजें आप लेते हैं, जैसे दो गाय लेते हैं, तो हम जनरली आकृति के आधार पर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। अब रही बात चौथे इमेज की, मैंने बताया इसमें मैंने 4 महाभूत छिपाए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। अब आकाश को भी आप कंसीडर कर लो। तो पृथ्वी परमाणु, अब हम मोटे तौर पे तो हमने देख लिया गाय घोड़े के एग्जांपल से, अब माइन्यूट तौर पे जाते हैं। तो अगर हम पृथ्वी परमाणु यानी पृथ्वी के एटम को और जल के एटम को डिफरेंशिएट करना है तो किस आधार पर करेंगे? अब उनकी जाति दोनों की सेम है, दोनों परमाणु जाति के हैं या महाभूत जाति उसमें है, दोनों की आकृति भी सेम है। उनकी आकृति है अणु, अणु आकृति मीन्स माइन्यूट, माइन्यूट है वो। तो यहाँ जाति और आकृति दोनों सेम है। तो जब जाति और आकृति काम नहीं करती तो वहां काम करता है गुण। इन दोनों के गुण अलग अलग है, पृथ्वी परमाणु के गुण अलग है और जल परमाणु के गुण अलग है। ठीक है, यहाँ तक तो डिफरेंशिएट करना आसान था। यहाँ आप बुद्धि से ही दो चीजों को डिफरेंशिएट कर सक रहे थे। बट जब बात आई दो पृथ्वी परमाणु की, अगर आपको दो पृथ्वी परमाणु को या दो पृथ्वी के एटम को डिफरेंशिएट करना है, तो वहां ना तो जाति काम आएगी, ना आकृति काम आएगी और ना ही गुण काम आएगा, क्योंकि उनके गुण भी सेम है, दो पृथ्वी परमाणु के गुण भी सेम है। तो ऐसी एक स्टेज आ जाती है कि आप किसी भी चीज से, किसी भी बुद्धि के आधार से, किसी भी इंटेलिजेंस से उन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में जाके आपको एक विशेष पदार्थ को मानना पड़ेगा। उस पदार्थ को हम कहते हैं विशेष, जो इन दोनों चीज को डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि हमें पता है एक पृथ्वी परमाणु दूसरे पृथ्वी परमाणु से अलग तो है, बट किस आधार पर अलग है ये डिसाइड कर पाना डिफिकल्ट है। तो जब ऐसी स्टेज आती है तब हम वहां एक पदार्थ को मानते हैं और उस पदार्थ को कहते हैं विशेष। तो ये आवश्यकता थी विशेष को पदार्थ के रूप में मानने की, उसी तरह सामान्य को भी पदार्थ के रूप में मानने की ये आवश्यकता थी। पर्टिकुलरली देखा जाए तो इस विशेष को वैशेषिक दर्शन ने अंत्य विशेष कहा है। अंत्य विशेष, अंत्य पदार्थों में मीन्स जो परमाणु, दो परमाणुओं में जो डिफरेंशिएट करता है, जो पृथकत्व लाता है, उसको हम कहते हैं अंत्य विशेष। तो ये विशेष जो है वो पदार्थ रूपी विशेष है और इस विशेष को चरक संहिता में एक्सप्लेन नहीं किया गया। चरक में जो विशेष एक्सप्लेन किया गया है वो ये पहले 3 विशेष है, जो जाति के आधार पर, आकृति के आधार पर और गुण के आधार पर चीजों को डिफरेंशिएट कर रहा था। तो इन तीनों को हम बुद्धिगम में विशेष कहेंगे, जिसको अपदार्थ रूप हम कह रहे हैं, और जो आखिरी वाला अंत्य विशेष था उसे हम पदार्थ रूप विशेष कहते हैं। ठीक है, तो यही बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन के विशेष में डिफरेंस था और यही वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता के विशेष में डिफरेंस है। तो आई थिंक विशेष को पदार्थ क्यों मानते हैं या सामान्य को पदार्थ क्यों मानते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एक एक टॉपिक के लक्षण देखते हैं, जैसे सामान्य का लक्षण, विशेष का लक्षण, इन दोनों के लक्षण देखते हैं। और दर्शनों की एक खासियत है कि सभी के जो लक्षण बताए हैं उसके एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो श्लोक है तर्क संग्रह का है, तर्क संग्रह को हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं इन रिलेशन टू फिलोसॉफीज या दर्शन। तो तर्क संग्रह के रेफरेंस के अकॉर्डिंग सामान्य की डेफिनेशन जो है वो ये है, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य। 3 गुण है सामान्य में या 3 लक्षण है सामान्य में, नित्यत्व, एकत्व और अनेकानुगतत्व। ये तीनों जिसमें है उसी को हम सामान्य कहेंगे। इनमें से एक भी अगर एब्सेंट है तो उसको हम सामान्य नहीं कहेंगे।
ये तीनों का होना अनिवार्य है, तभी हम उस पदार्थ को सामान्य कहेंगे। अब तीनों को समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। नित्यत्व, एकत्व और अनेकानुगतत्व। नित्यत्व मीन्स जो नित्य होता है, एकत्व मीन्स जिसकी संख्या एक है, और अनेकानुगत्व मीन्स जो अनेकों में मिलता है। अब इनका क्या अर्थ है? नित्यत्व वाली स्लाइड आपके सामने होनी चाहिए। कई बार इंटरनेट के इसके वजह से थोड़ी स्पीड कम ज्यादा होती है, मेरे यहाँ चेंज हो जाती है, आपके यहाँ चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आई थिंक आप नित्यत्व वाली स्लाइड पे आ गए हो, तो ये एक्सपेक्ट करके मैं स्टार्ट करता हूँ। अब जी ये सर। इमेज जो है, इसको देखिए, यहाँ पे एक आदमी है या एक इंसान है जो मृत्यु की ओर जा रहा है, ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन मैं करता हूँ कि अब ये वो आदमी मर गया है, ठीक है। मनुष्य में कौन सी चीज सामान्य होती है? अब कोई भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सिमिलर नहीं होता, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। कोई दो ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनके फिंगरप्रिंट्स एक होंगे। हाँ, कोई एक्सेप्शन बहुत रेयरली कैसा कोई मिलता है, बट फिर भी आइडेंटिकल ट्विंस भी होंगे, उसके अंदर भी कोई ना कोई डिफरेंस होता है। ओके, उनके भी फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे, बट इनमें एक चीज सिमिलर है। इन सभी मनुष्यों में एक चीज सिमिलर है, वो है उनकी जाति, दैट इज मनुष्यत्व। मनुष्यत्व या ह्यूमैनिज्म उनमें सिमिलर है। तो इनका सामान्य क्या हुआ? मनुष्यों का सामान्य हुआ मनुष्यत्व। अब नित्यत्व क्यों कहा गया है? मनुष्य सामान्य को नित्य क्यों कहा गया है? अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसके मरने के बाद हम उसे किस रूप में याद रखते हैं? हम उनको मनुष्य के रूप में ही याद रखते हैं, जैसे वो था वैसा ही उस रूप में हम उसको याद रखते हैं। दैट मीन्स कि उसका जो मनुष्यत्व था, वो जिंदा था तब भी वैसा ही था, और मरने के बाद भी वैसे ही हम उसे याद रख रहे हैं। दैट मीन्स कि उसका जो सामान्य है वो नित्य है। नित्य मीन्स जो कभी नष्ट नहीं होता। दैट मीन्स सामान्य कभी नष्ट नहीं होता। गाय को हम उसके मरने के बाद भी गाय ही कहेंगे, घोड़े को हम उसके मरने के बाद घोड़े ही कहेंगे, आदमी के मरने के बाद हम उसे आदमी ही कहेंगे। तो वो नित्य है, सामान्य नित्य है। इस वजह से नित्यत्व ये कहा गया है सामान्य का एक लक्षण। अब दूसरा लक्षण है एकत्व। एकत्व वाली स्लाइड आपके सामने होनी चाहिए। यहाँ दो इमेजेस है, एक इमेज में 4 गायें हैं और एक इमेज में 3 हाथी है। ओके, अब इन 4 गायों में सामान्य क्या होगा? अब दिखने में सारी सिमिलर नजर आ रही है, अगर ये इमेज आप गौर से देखोगे, सभी गायें एक जैसी दिखाई दे रही है, सभी का कलर एक है, सभी के कानों का शेप एक जैसा है, फिर भी इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। माइन्यूट डिफरेंस जो ये गायों का मालिक होगा वही जानता है, हम लोग नहीं जान पाएंगे, या वो गायें आपस में जानती होगी कि आप ये मेरे से अलग है। ओके, बट इनमें सिमिलर एक चीज है जो हम सब देख सकते हैं, वो है इसकी गायपन या गोत्व जाति। ठीक है, काउनेस, काउनेस अगर हम इंग्लिश में कहें, वो इनमें सिमिलर है। तो इनका सामान्य हुआ गोत्व। उसी तरह इन 3 हाथियों का सामान्य हुआ गजत्व। हाथी को हम गज कहते हैं, गजत्व इनकी जाति होगी, तो गजत्व इनमें सामान्य है। भले ही ये इमेज में ये तीनों देखने में डिफरेंट नजर आ रहे हैं, बट कई बार ऐसे हाथी आपके सामने आ जाते हैं जो सिमिलर दिखाई देते हैं, बट उनमें कुछ एक चीज तो होती है जो उनको डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, बट उनमें सामान्य क्या है? गजत्व। अब यहाँ एकत्व का अर्थ क्या है? तो यहाँ हाथी नंबर 1 जो है, जिसमें 1 नंबर लिखा है, उसमें जो सामान्य है वो गजत्व है, या इन तीनों हाथियों का एक ही सामान्य है, या इन चारों गायों का एक ही सामान्य है। इन चारों गायों का एक ही सामान्य है जो है गोत्व, और इन चारों हाथियों का एक ही सामान्य है जो है गजत्व, गज यानी हाथी। तो इन सभी का एक ही सामान्य, दैट मीन्स सामान्य एक होता है। ठीक है, सामान्य एक ही होता है। एक ग्रुप में एक ही सामान्य होगा। अगर बहुत सारे मनुष्य हैं, चाहे उसमें कोई लड़का हो लड़की हो, सभी मेल फीमेल सारे हो, बट मनुष्यत्व उन सब में एक ही होगा। ठीक है, इससे ज्यादा, और जैसे हम कहते हैं, ये 3 हाथी देखो, सेकंड नंबर का हाथी छोटा हाथी है, हाइट इनकी डिफरेंट है। इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है वो गिनाओ। तीनों में कोई चीज सिमिलर हो ऐसा एक भी चीज नहीं है। इनके पैर आपको सिमिलर नजर आ रहे होंगे, बट अगर माइन्यूटली उसको देखा जाए तो वो भी डिफरेंट होंगे। इन तीनों में एक ही सिमिलैरिटी है, वो है गजत्व। इस वजह से हम सामान्य को एक कहते हैं, एक ही है, उसकी संख्या एक है। ठीक है, ये कहते हैं। ओके,
अगर एक से ज्यादा सामान्य होगा तो उसको हम सामान्य नहीं कहेंगे, वो विशेष ही है किसी एंगल से। ओके, तो सामान्य एक है, ये बात भी हमें समझ में आएगी। तीसरी बात, अनेकानुगतत्व। अब ये 4 गायें फिर से आ गई, इनको नंबरिंग के साथ आ गई। अनेकानुगतत्व मीन्स, अब बताइए पहली गाय में क्या सामान्य है? पहली गाय में गोत्व है। दूसरी गाय में क्या है? दूसरी गाय में भी सामान्य गोत्व है। तीसरी गाय में भी गोत्व है और चौथी गाय में भी गोत्व या काउनेस है। तो एक जो सामान्य था वो सभी में है, वो पहली गाय में भी है, दूसरी गाय में भी है, तीसरी में भी है, चौथी में भी है। इसलिए हम उसे कहते हैं अनेकानुगत, अनेकों में होता है। एक में ही नहीं होगा, वो चारों में होगा, अनेकों में होगा, इसलिए सामान्य को हम अनेकानुगत कहते हैं। तो इस तरह से सामान्य के 3 लक्षण हम समझ सकते हैं, नित्यत्व, एकत्व और अनेकानुगतत्व। ये तीनों चीजें जिनमें होगी उसको हम सामान्य कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं विशेष की तरफ। तो विशेष की डेफिनेशन तर्क संग्रह ने जो की है वो की है, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषः। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषः। नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक को हम विशेष कहते हैं। व्हाट इज व्यावर्तक? व्यावर्तक मीन्स जो चीज डिफरेंशिएट करती है। तो नित्य द्रव्य में रहने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले वस्तु को हम विशेष कहते हैं। तो नित्य द्रव्य क्या है? इटर्नल द्रव्य, जो कभी नष्ट नहीं होते, ऐसे द्रव्य। तो नित्य द्रव्य जनरली हमारे यहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनके परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इनको हम नित्य द्रव्य कहते हैं। ओके, तो इन नित्य द्रव्य को एक दूसरे से जो अलग करते हैं, मीन्स इनके परमाणुओं को, जैसे पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से, या जल परमाणु को दूसरे जल परमाणु से, या तेज के एटम को दूसरे तेज के एटम से जो डिफरेंशिएट करता है, उसको हम विशेष कहते हैं। तो व्यावर्तक यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्यावर्तक यानी डिफरेंशिएट करने वाला, अपवर्जन करने वाला, उसको हम कहते हैं व्यावर्तक। तो जो नित्य द्रव्य को डिफरेंशिएट करता है उसको विशेष कहते हैं। तो ये विशेष की जो डेफिनेशन है, ये पदार्थ रूपी विशेष की डेफिनेशन है, ऐसा हमें यहाँ पे ज्ञात हो रहा है। चरक की डेफिनेशन विशेष की थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है, वो बुद्धिगम्य विशेष की या इंटेलिजेंस से पता होने वाली विशेष की डेफिनेशन है। ये जो है ये पदार्थ रूपी विशेष की डेफिनेशन होगी। ओके, अब चलते हैं इनके टाइप्स के ऊपर। तो चक्रपाणी ने सामान्य के 3 टाइप्स किए हैं। चक्रपाणी चरक संहिता के टीकाकार या कमेंटेटर, उन्होंने सामान्य के 3 टाइप्स किए हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। जो द्रव्यतः सिमिलर होते हैं ऐसे 2 पदार्थ, उसको हम द्रव्य सामान्य कहते हैं, और जो गुणतः सिमिलर होते हैं उनको हम गुण सामान्य कहते हैं, और कर्मतः जो होते हैं सामान्य उसको हम कर्म सामान्य कहेंगे। अब इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो द्रव्य सामान्य क्या है? एग्जाम्पल देखो, जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। शरीर के अंदर का जो मांस है वो एक द्रव्य है, और शरीर के बाहर का जो मांस है, जो आप मार्केट से ले आते हो, वो एक मांस है। अब ये दोनों में एक चीज सामान्य है, वो है मांसत्व। उनमें मांस ये जाती है, ठीक है, ये किसी तरह का मीट है। ओके, तो एक मीट दूसरे मीट की वृद्धि करता है, ठीक है। तो यहाँ द्रव्य सामान्य, क्योंकि द्रव्यतः वृद्धि हुई, वो द्रव्यतः सिमिलर है। तो यहाँ इन शॉर्ट देखा जाए, जैसे कमलेश जी कहते हैं, आपके सर जो कहते हैं कि इनमें जाति सिमिलर होती है। द्रव्य सामान्य हम जाति सिमिलर से समझ सकते हैं। तो 2 जब जाति सेम होंगी तब उसे हम द्रव्य सामान्य कहेंगे। जैसे एक मास और दूसरा मास, ये दोनों जातितः सेम है, इस वजह से हम उनको द्रव्य सामान्य कहते हैं। उसी तरह रक्त से रक्त की वृद्धि, बॉडी में जो रक्त है उस रक्त को बढ़ाने के लिए बाहर से आप रक्त का या बोतल, खून की बोतल चढ़ाते हैं, या रक्त बस्ती देते हैं, या रक्त चटाते हैं। ऐसे अब कई रेफरेंसेस आपको आपके 2nd, 3rd, 4th ईयर में पता लगेंगे। आपको अभी सिर्फ बोतल चढ़ाने वाला रक्त पता है, आयुर्वेद में बस्ती वाला रक्त भी है, और चाटने वाला रक्त भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे रक्त जो है ये सब द्रव्य सामान्य है, क्योंकि रक्त में रक्तत्व ये जाती है, दूसरे रक्त में भी रक्तत्व जाती है, तो ये जातितः सिमिलर है, द्रव्यतः सिमिलर है, इसलिए हम द्रव्य सामान्य इसको कहते हैं। गुण सामान्य का एग्जाम्पल देखिए, दूध से शुक्र की वृद्धि। अब दूध द्रव्यतः शुक्र से सिमिलर नहीं है, शुक्र एक अलग पदार्थ है, दूध एक अलग पदार्थ है, बट दोनों के गुण सिमिलर है, और ये सिमिलर गुण होने के वजह से दूध पीने से शुक्र की वृद्धि होगी, या दूध पीने से कफ की वृद्धि होगी। कफ और दूध के भी गुण सिमिलर है। उसी तरह दही से कफ की वृद्धि होती है, दही खाने से कफ की वृद्धि, ये भी गुणतः सिमिलर है। कर्म सामान्य में देखेंगे,
दौड़ने से या भागने से वात की वृद्धि होती है। अब भागना एक तो कर्म है, यहाँ द्रव्य तो है नहीं और ना ही ये गुण है, तो ये कर्म के आधार पर जब हम सिमिलैरिटीज देखते हैं तो उसको हम कर्म सामान्य कहते हैं। तो दौड़ने से या भागने से वात बढ़ता है। अब दौड़ने से जो गुण आपके शरीर में डेवलप होते हैं वो वात के फेवरेबल होते हैं, इस वजह से आपके शरीर में वात वृद्धि होती है। तो ये कर्म सामान्य के आधार पर होती है, ऐसा हम कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सोने से कफ की वृद्धि। ज्यादा सोने से कफ बढ़ता है, तो सोने से जो गुण आपके शरीर में डेवलप होते हैं वो कफ के लिए फेवरेबल है, इस वजह से कफ बढ़ता है। तो ये कर्म सामान्य हुआ। दो और तरह के सामान्य चक्रपाणी ने बताए हैं, उभय वृत्ति सामान्य और एक वृत्ति सामान्य। वैसे ये किसी और का मत है जो चक्रपाणी ने कोट किया है, बट इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उभय वृत्ति मीन्स, उभय मीन्स दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से, और एक वृत्ति मीन्स एक ही ओर से। तो उभय वृत्ति मीन्स जब पोष्य और पोषक सिमिलर हो तो उसको हम उभय वृत्ति कहते हैं। अब व्हाट इज पोष्य एंड व्हाट इज पोषक? एक होता है जिसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है और एक होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जिसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं पोष्य, सॉरी, जिसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं पोषक, और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसे हम पोष्य कहते हैं, ठीक है। तो पोष्य और पोषक जब सिमिलर है, फॉर एग्जांपल मांस से मांस की वृद्धि। अब यहाँ मांस, बाहर वाला जो मीट था वो आपके शरीर में पोषण उत्पन्न करेगा और आपके शरीर में जो मांस है उसको पोषण की आवश्यकता है। अब ये दोनों मांस सिमिलर है, आकृतितः भी, स्वरूपतः भी, गुणतः भी, सभी तरह से सिमिलर है, या कर्मतः भी सिमिलर है। इस वजह से हम इसे कहते हैं उभय वृत्ति, सभी ओर से। और एक वृत्ति मीन्स किसी एक एंगल से जब पोष्य और पोषक सिमिलर ना हो, यानी पोष्य और पोषक सिमिलर ना हो, मीन्स जो न्यूट्रिशन दे रहा है और जिसको न्यूट्रिशन चाहिए वो दोनों अगर सिमिलर ना हो, तब भी अगर वृद्धि हो रही है, तब भी अगर ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एक वृत्ति सामान्य। फॉर एग्जाम्पल दही से कफ की वृद्धि या घी से अग्नि की वृद्धि। घी खाने से आपकी डाइजेशन या जठराग्नि वृद्धि होती है, उसको हम एक वृत्ति सामान्य के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट करता हूं। जब ये एक वृत्ति सिमिलर है ही नहीं, एक वृत्ति में कहा गया है कि पोष्य और पोषक सिमिलर है ही नहीं, तो अब उसको हम सामान्य क्यों कहें? तब तो वो विशेष होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो चीजें सिमिलर नहीं है वो तो विशेष होगी। तो ये जब हम कह रहे हैं कि ये सामान्य नहीं है तो हम इसको विशेष क्यों नहीं मान रहे? तो इस पे चक्रपाणी जी ने यही क्वेश्चन क्रिएट किया था, यही क्वेश्चन अराइज किया था कि इसको हम विशेष क्यों ना माने। तो इसका एक रीजन बताया जाता है, वो सामान्य विशेष सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि केवल सामान्य से वृद्धि नहीं होती, सामान्य के अलावा भी कई चीजों से वृद्धि हो सकती है। उन कई चीजों में से एक चीज ये है, एक वृत्ति सामान्य। इस वजह से हम, अब वृद्धि हो रही है इसलिए हम इसको सामान्य कह रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हम डिटेल में सामान्य विशेष सिद्धांत में और देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह विशेष के जो टाइप्स है वो चक्रपाणी ने किए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य विशेष का एग्जाम्पल बताया जाता है, यानी यहाँ पे हम क्या कहेंगे, विशेष से क्या हो रहा है, ह्रास होता है, विशेष से चीजें घटती है, रिड्यूस होता है, सामान्य से चीजें बढ़ती है, विशेष से घटती है। तो जो द्रव्य के आधार पर सिमिलर हो और चीजों को घटाता हो उसको हम द्रव्य विशेष कहेंगे। उसी तरह गुण विशेष गुण के आधार पर और कर्म विशेष कर्म के आधार पर। इनके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे द्रव्य विशेष में है अस्थि से मांस का क्षय। अस्थि खाने से मांस का क्षय होगा। अगर आपके शरीर में मांस की वृद्धि है तो आपको किसी भी फॉर्म में अस्थि का सेवन करना है, बोन का सेवन करना है। तो अस्थि और मांस ये द्रव्यतः ह्रास करते हैं, द्रव्यतः चीजों को कम करते हैं, इस वजह से हम इसको द्रव्य विशेष कहते हैं। अब अस्थि तो हम डायरेक्ट खा नहीं सकते, कई बार अस्थि भस्म हम यूज करते हैं, जैसे अस्थियों का प्राणियों के अस्थियों को भस्म को यूज करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। या अस्थि के सिमिलर जो है शंख, शौक्तिक, कपर्दिक, इनके भस्म, शंख जो होता है उसका भस्म फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं, तो वो द्रव्य विशेष के एग्जाम्पल में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल ज्यादा आसान है समझना, स्थावर विष से जांगम विष का क्षय होना। व्हाट इज स्थावर विष एंड व्हाट इज जांगम विष? जो प्लांट ओरिजिन से पॉइजन मिलता है उसको हम स्थावर विष कहते हैं, और जो एनिमल ओरिजिन से जो पॉइजन मिलेगा उसको हम कहते हैं जांगम विष। तो प्लांट ओरिजिन वाले विष, अगर आपके बॉडी में किसी सांप ने काटा हो
तो वो एनिमल ओरिजिन का पॉइजन होगा, तो उसके ऊपर जनरली ट्रीटमेंट के तौर पे आयुर्वेद में लिखा गया है कि प्लांट ओरिजिन का पॉइजन देना चाहिए। तो यहाँ पॉइजन पे पॉइजन काम कर रहा है, इस वजह से हम इसको द्रव्य विशेष कहते हैं, क्योंकि द्रव्य से ही द्रव्य घटा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है गुण विशेष। तेल से वात का क्षय। अब तेल और वात जो है वो जैसे अभी आपके बॉडी में ड्राइनेस बढ़ी है तो हम उस पे तेल लगाते हैं। ड्राइनेस वात का गुण है, तो उसको कम करने के लिए हम तेल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तेल ना तो तेल और वात दोनों सिमिलर तो है नहीं द्रव्यतः, तो वो किस तरह सिमिलर है, वो गुणों के आधार पर सिमिलर है, इस वजह से हम इसको गुणों के आधार पर डिफरेंट सिमिलर है, इस वजह से हम उसको गुण विशेष कह रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है जौ। जौ से जो होता है कफ का क्षय होता है, ये गुण विशेष के आधार पे होता है। उसी तरह कर्म विशेष भी समझने में आसान है कि भागने से कफ का क्षय होगा, भागने से कफ कम होगा और सोने से वात कम होगा। ठीक है, तो ये कर्म विशेष है। तो इतना समझना चाहिए सामान्य और विशेष। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके आधार पर हम सामान्य विशेष सिद्धांत दो जो क्लिनिकली हम यूज करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, वो समझना आसान हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सामान्य से वृद्धि होती है और विशेष से ह्रास होता है। ह्रास मीन्स रिडक्शन और वृद्धि मीन्स ग्रोथ। तो सामान्य से ग्रोथ और विशेष से रिडक्शन। अभी श्लोक को देखो, ये चरक सूत्र स्थान का श्लोक है सामान्य विशेष सिद्धांत का। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति ही उभयस्य तु। चरक संहिता के जो श्लोक है, इनके एक एक शब्द के मीनिंग में कई कई चीजें छिपी हुई है। ठीक है, तो इस श्लोक को हम पूरी तरह से डाइसेक्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें लिखा क्या है। मोटे तौर पे अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो वो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा कि सर्वदा सभी काल में सामान्य से वृद्धि होती है और विशेष से ह्रास होता है, या विशेष से क्षय होता है, रिडक्शन होता है, और ये दोनों एक साथ काम करते हैं। सामान्य और विशेष दोनों एक साथ काम करते हैं। ये इसका मोटे मोटे तौर पे इसका मीनिंग होगा। अब इसको पूरी तरह से अगर हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करें तो क्या मीनिंग निकल के आता है, देखते हैं। तो पहला वर्ड है सर्वदा। सर्वदा यहाँ सभी कालों की बात की गई है। सभी काल में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जो भी काल है, दो तरह के काल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, नित्य और अवस्थिक। नित्य काल मीन्स जैसे अभी हम सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, ये जो समय गिनने के हमारे परिमाण हैं, उसी तरह पुराने जमाने में जो होते थे निमेश, उन्मेष, निमेश, घटी, अहोरात्र, ऋतु, अयन, ये जो काल है सारे, ये नित्य काल। और अवस्थिक काल, अवस्थिक काल में जैसे बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था या युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी कालों में आपका सामान्य विशेष सिद्धांत काम करेगा। ऐसा कोई काल नहीं है जहां पे सामान्य विशेष काम नहीं करेगा। ये पहले वर्ड का मीनिंग है। सर्व, सर्व का अर्थ यहाँ पे है कृत्स्नवाची। कृत्स्नवाची में सर्व में सभी को कंसिडर करने वाला, मीन्स सभी को इन्वॉल्व करने वाला। ठीक है, सर्व। सर्व भावानां, सर्व क्या, सभी को किसको इन्वॉल्व किया, सभी भावों को इन्वॉल्व किया। व्हाट इज भाव, जिनका अस्तित्व है, जिनका एग्जिस्टेंस है, ऐसी चीजें। तो सभी काल में सभी ऐसी चीजें जिनका एग्जिस्टेंस है, उनका सामान्य से वृद्धि होगी और विशेष से ह्रास होगा। ये इस पहली लाइन का अर्थ है। अब सामान्य वृद्धि कारणम में भी तीन चीजें छिपी हुई है। सामान्य वृद्धि का कारण होता है ऐसा हम कहते हैं, बट सामान्य स्वतः वृद्धि का कारण नहीं होता। सामान्य खुद वृद्धि का कारण नहीं होता। इसको कैसे समझें? सपोज मैं कहूं कि बाजार में जाओ, सपोज आपके शरीर में रक्त की कमी है, खून की कमी है, और मैं आपको कहूं बाजार में जाओ और 2 किलो सामान्य ले आओ, तो आपका जो है रक्त बढ़ जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। हमें क्या करना होगा? सामान्य जिसमें है ऐसे द्रव्य को लाना पड़ेगा, और वो द्रव्य क्या है? ब्लड। तो आपको ब्लड लाना पड़ेगा बाहर से। तो हम सामान्य लेके आ रहे हैं क्या? नहीं। हम क्या लेके आ रहे हैं? द्रव्य। ब्लड इज द्रव्य, द्रव्य लेके आ रहे हैं। तो सामान्य किस में है? द्रव्य में। तो काम कौन कर रहा है? द्रव्य। ठीक है, तो वृद्धि कौन करेगा? द्रव्य करेगा। पर कैसे? जब तक आप उसको खाएंगे नहीं,
तब तक अब मेरे शरीर में ब्लड की कमी है और मेरे सामने 2-3 ब्लड की बोतलें रखी है, मेरा खून बढ़ जाएगा? नहीं, क्यों? मेरे सामने तो सामान्य है, रक्त का सामान्य बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जब तक आप उसको पिएँगे नहीं या जब तक आपके शरीर में उसको आईवी लाइन के थ्रू भेजेंगे नहीं, तब तक आपके शरीर में रक्त की वृद्धि नहीं होगी। तो सामान्य कब तक काम नहीं करेगा? जब तक वो शरीर से संबंध प्रस्थापित नहीं करता। तो सामान्य, हाँ, ये एक कारण है, पर वृद्धि कौन कर रहा है? सामान्य कर रहा है क्या? नहीं, वो जिस द्रव्य में है वो वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि रक्त से हो रही है, रक्त इस द्रव्य, बट बिना सामान्य के वो द्रव्य भी वृद्धि नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि सामान्य स्वतः वृद्धि का कारण नहीं होता। तो वृद्धि का कारण कौन है? जिस द्रव्य में वो आश्रित रहता है, जो सामान्य जिस द्रव्य में आश्रित रहता है वो द्रव्य वृद्धि का कारण होगा, वो द्रव्य आपके शरीर में ग्रोथ करने का कारण होता है। सेकंड थिंग, सामान्य तभी काम करेगा, सामान्य तभी ग्रोथ का कारण होगा जब तक उससे अपोजिट भाव वहां पे प्रेजेंट ना हो। विपरीत भाव की अनुपस्थिति जब तक नहीं होती है तब तक सामान्य काम नहीं करेगा। ओके, अगर मैंने मार्केट से ब्लड ले आया, ब्लड को आईवी लाइन के थ्रू लगा भी दिया, बट किसी पर्टिकुलर वुंड से मेरा खून बह ही रहा है, अभी भी निकल रहा है, तो क्या मेरे एचबी परसेंट या ब्लड बढ़ेगा शरीर में? नहीं बढ़ेगा। हमने तो द्रव्य भी पी लिया सामान्य वाला, तब भी रक्त नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके विपरीत भाव, इन्हें ब्लड लेटिंग जो हो रही है हमारे बॉडी से, कहीं ना कहीं से खून निकल रहा है, वो तो निकल ही रहा है, तो विपरीत भाव, अपोजिट भाव वहां पे प्रेजेंट है। इन्हें जो ब्लड को घटाने वाला भाव वहां पे प्रेजेंट है, इस वजह से हमारे शरीर में रक्त की वृद्धि नहीं हो रही है। तो वृद्धि कब होगी? जब विपरीत भाव वहां पे ना होगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज, केवल सामान्य ही वृद्धि का कारण नहीं होता। सामान्य के अलावा भी कई कारण ऐसे होंगे जो वृद्धि करेंगे आपके शरीर में। ठीक है, जैसे घृत जो है वो अग्नि की वृद्धि करता है। घी अग्नि के समान नहीं है। अगर हम देखें, घी शीत होता है, अग्नि उष्ण होती है। ठीक है, घी स्निग्ध होता है, अग्नि रुक्ष होती है। अब दोनों अपोजिट है, तब भी घी से आपके शरीर में अग्नि बढ़ती है। देखो, आप शरीर में नहीं इमेजिन कर सकते हो, बाहर इमेजिन कर सकते हैं। जैसे होम हवन करते हैं, आग बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर घी डालते हैं, आग बढ़ जाती है। अब घी और आग दोनों सिमिलर नहीं है। दोनों गुणों से हमने चर्चा कर ली। ना तो वो द्रव्यतः तो सिमिलर है ही नहीं, कर्मतः भी सिमिलर नहीं है, गुणतः भी सिमिलर नहीं है। अगर आप घी के गुण देखेंगे, घी होता है शीत और ये होता है उष्ण अग्नि। घी होता है स्निग्ध और ये होती है रुक्ष अग्नि। तो तब भी घी बढ़ाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि केवल सामान्य ही वृद्धि का कारण नहीं, में सिमिलर चीजें ही वृद्धि के कारण नहीं होते, केवल कुछ अपोजिट चीजें भी वृद्धि के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें इस एक लाइन में छिपी है, सामान्यम वृद्धि कारणम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रास हेतु विशेषश्च। तो इसमें भी यही तीन चीजें छिपी होगी कि केवल विशेष स्वतः वृद्धि रास का कारण नहीं होता है, तो विशेष जिस द्रव्य में होगा वो रास का कारण होगा। जब तक विशेष से विपरीत भाव वहां पे एब्सेंट ना हो, मीन्स अगर कोई विपरीत भाव वहां प्रेजेंट होगा तो वो रिडक्शन का कारण नहीं बनेगा, वो रास का कारण नहीं बनेगा। और केवल विशेष ही रास का कारण नहीं होता है, विशेष के अलावा भी कुछ चीजें होगी जो रिडक्शन कर सकती है। तो यही तीन चीजें हम रास के विशेष के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। अब है प्रवृत्ति। व्हाट इज प्रवृत्ति? प्रवृत्ति जो वर्ड है, प्रवृत्ति का अर्थ लिया जाता है शरीर से संबंध स्थापित करना। अभी हमने चर्चा की थी कि आपने मार्केट से ब्लड लाया और आपके सामने रख दिया। आप द्रव्य भी ले आए जो सिमिलर था, जो सामान्य था, बट वो वृद्धि नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के कांटेक्ट में अभी तक वो नहीं है। तो सामान्य और विशेष तब तक काम नहीं करते जब तक वो शरीर से संबंध प्रस्थापित नहीं करते। तो ये उस प्रवृत्ति का अर्थ है। उभयस्य का अर्थ है सामान्य और विशेष दोनों, और तू का अर्थ है कि ऐसा ही होगा, निश्चयात्मक। निश्चयात्मक हम इसको कह सकते हैं कि निश्चयपूर्ण, हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा। क्या होगा? कि सर्वदा, सभी काल में, नित्य अवस्थिक दोनों काल में, सभी भावों का, कौन से भाव? जिनका अस्तित्व है उनका सामान्य से वृद्धि होगी, विशेष से ह्रास होगा। कब? जब वो शरीर से संबंध प्रस्थापित करते हैं, और ऐसा ही निश्चय पूर्वक होगा। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है।
ओके, सामान्य की कुछ और डेफिनेशन और विशेष की कुछ और डेफिनेशन चरक संहिता में हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे सामान्यम एकत्व कर्म, सामान्यम एकत्व कर्म मीन्स जो एक होने की बुद्धि उत्पन्न करता है, हमें लगता है कि हाँ कोई दोनों में कुछ सिमिलर है, दोनों एक है। एक यहाँ संख्यावाची नहीं, एक मीन्स दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, ये बुद्धि जो उत्पन्न करता है उसको हम कहते हैं एकत्व कर्म। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई पाचन द्रव्य आप यूज करते हैं, आपके शरीर की पाचन ठीक नहीं है, हम कुछ मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, जैसे सपोज हिंगवाष्टक चूर्ण दे दिया या लवन भास्कर चूर्ण दे दिया, ठीक है, अग्नि वृद्धि और दीपन पाचन के लिए हम औषधियां दे रहे हैं। अब ये दोनों द्रव्य सिमिलर नहीं है, द्रव्यतः दोनों डिफरेंट है, बट फिर भी हम उनको सिमिलर मान के चलते हैं, उनको एक मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक्शन सेम है। तो इस आधार पर एकत्व करने वाली जो बुद्धि है उसको हम कहते हैं सामान्य। जनरली जो वैद्य होते हैं उनके क्लिनिक्स में ये द्रव्य उनके पास होते हैं पड़े हुए, तो क्या करते हैं, जो पाचन वाले द्रव्य हैं, दीपन पाचन वाले द्रव्य सारे एक जगह रख देते हैं, ठीक है। जो शूल को कम करने शूलग्न औषधियां सारी एक जगह रखी होती है। ये किस आधार पर करते हैं? दो सब तो द्रव्यता तो सारे डिफरेंट है, बट कुछ तो एक चीज है जो उनको एक कर रही है, वो क्या है? सामान्य। क्यों? क्योंकि उनके एक्शन सिमिलर है, ठीक है। तो एक्शन या गुण भी सिमिलर हम उसमें कह सकते हैं, तो सामान्य एकत्व की बुद्धि लाता है। उसी तरह विशेषस्तु पृथकत्वकृत, विशेष पृथकता की बुद्धि लाता है। पृथकता मीन्स डिफरेंशिएट करता है, दो चीजों को डिफरेंशिएट करता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये विशेष की वजह से हमें पता लगती है, ठीक। उसी तरह तुल्यार्थता ही सामान्यम और विशेषस्तु विपर्यय को भी समझना चाहिए। व्हाट इज तुल्यार्थता? तुल्य भाव उत्पन्न करता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, ये भाव जिससे उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहेंगे सामान्य। और विपर्यय यानी ये दोनों अपोजिट है, ये भाव विशेष से उत्पन्न होता है, इसलिए सामान्य को तुल्य कहा गया है और विशेष को विपर्यय कहा गया है। तो ऐसी दो डेफिनेशन सामान्य और विशेष की आपको चरक संहिता में एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल सकती हैं। ओके, तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में उपयोगिता। अब इतनी जो हमने राम कहानी पढ़ी दर्शन के एंगल से, चरक संहिता के एंगल से, उसका आयुर्वेद में कहाँ उपयोग है या पेशेंट पे कहाँ उपयोग है? ओके, किसी डिसीज की चिकित्सा करते समय सबसे पहले चीज हमारे दिमाग में क्या आती है, या इसको किसी और एंगल से समझाता हूं मैं आपको कि ट्रीटमेंट करते समय हम षट पदार्थों का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। ओके, देखो द्रव्य का यूज कहाँ होता है वो तो हम क्लियर कट बता सकते हैं कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, जो हम द्रव्य दे रहे हैं या जो योग दे रहे हैं वो द्रव्य है। ओके, गुण का यूज कहाँ पे होता है? द्रव्यों को हम किस आधार पर दे रहे हैं? उनके गुणों के आधार पर। शरीर में वात बढ़ा है तो हम वात के अपोजिट गुण वाले द्रव्य उस पेशेंट को देंगे, ठीक है। तो गुण का भी हमने विचार किया। कर्म का विचार भी हम करते हैं कि अगर शरीर में पाचन की आवश्यकता है तो हम पाचक द्रव्य देंगे, ऐसे द्रव्य देंगे, या दीपन की आवश्यकता है तो हम ऐसे द्रव्य देंगे जो अग्नि की वृद्धि करता है। तो अग्नि की वृद्धि करना मीन्स कार्य कर्म के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो कर्म के ऊपर भी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। या जो अभी वात को घटाने के लिए जो हमने बात की थी, तो ऐसे द्रव्य देंगे हम, स्निग्ध द्रव्य वहां पे यूज करेंगे। और स्निग्ध द्रव्यों का कर्म का हम विचार में लाएंगे कि ये स्निग्ध द्रव्य बॉडी में जाके रुक्षता को कम करेगा, स्निग्धता को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम कर्म के आधार पर भी चिकित्सा के बारे में सोचते हैं। थर्ड, सामान्य को हम कब सोचते हैं या विशेष को हम कब सोचते हैं? तो सबसे पहले हम सामान्य और विशेष को ही सोचते हैं। क्यों? जैसे ही हमने देखा शरीर में वात बढ़ा है, शरीर में वात की रुक्षता बढ़ गई है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसके अपोजिट द्रव्य हमने वहां पे देना है। अपोजिट शब्द पहले आया, द्रव्य शब्द बाद में आया, तो हम पहले किसका विचार किया? हमने विशेष का, ठीक है। इसी तरह हम सामान्य का भी करते हैं। अगर शरीर में दूसरे एंगल से सोचा जाए इसको कि शरीर में कफ घट गया है तो हमको वात बढ़ाने वाले द्रव्य देने पड़ेंगे, तो वात के सिमिलर द्रव्य वहां पे देने पड़े। तो हम सामान्य और विशेष का साइमल्टेनियसली विचार
करते हैं। सबसे पहले इनका विचार करते हैं, फिर गुणों का विचार करते हैं, फिर द्रव्य का विचार करते हैं, फिर कर्म का करते हैं और फिर समवाय का विचार करते हैं। ठीक है, समवाय का क्या विचार करते हैं? व्हाट इज समवाय? चलो समवाय का हमारा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी समवाय मीन्स इनसेपरेबल रिलेशन दो वस्तुओं का, मीन्स जब तक एक वस्तु है तब तक दूसरी वस्तु का अस्तित्व है, एक वस्तु नष्ट हो गई दूसरी भी नष्ट हो गई, ये जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं समवाय, और इसको हम समवाय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो जब तक हमें ये कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि जो हमने द्रव्य दिया है, जो हमने स्निग्ध द्रव्य दिया है, वो शरीर में जाके रुक्षता को कम करेगा, ये समवाय संबंध हमें जब तक नहीं पता, तब तक हम कॉन्फिडेंटली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। यानी अगर हमने कोई ऑयल दे दिया पेशेंट को और हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये रुक्षता को कम करेगा, यानी शरीर पे, मेरे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ गई है स्किन पे, उसको अगर मैं ऑयल लगाऊं तो वो कम होगा, इसकी गारंटी हमें 50-50% है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये काहे की ट्रीटमेंट? तो हम जब तक हमें समवाय संबंध के बारे में नहीं पता, समवाय पदार्थ के बारे में नहीं पता, तब तक हम ट्रीटमेंट पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम 6 पदार्थ की ट्रीटमेंट में उपयोगिता देख सकते हैं। इस वजह से चरक संहिता ने जो 6 पदार्थों का सीक्वेंस बनाया वो इसी आधार पर है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो उनके इंपॉर्टेंस के आधार पर उनको उनका सीक्वेंस बनाया गया। ओके, अब सामान्य विशेष सिद्धांत कहाँ यूज होता है, इस चर्चा पे हम थे। तो आयुर्वेद के प्रयोजन में हम इसकी उपयोगिता देख सकते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमन। तो स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये या तो हम द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः किसी भी एंगल से कर सकते हैं। हमारा पेट बढ़ गया है तो हम कर्मतः सोचेंगे और भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या यूज किया? विशेष को। ठीक है, पेट बढ़ा, उसके अपोजिट चीज हमको भागना पड़ा, यहाँ हमने कर्म विशेष को यूज किया। ओके, अम्ल पित्त बहुत कॉमन डिसीज है, स्किन अम्ल पित्त, एसिडिटी। 2 तरह की अम्ल पित्त हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक जिसमें पित्त का द्रव गुण बड़ा होता है और एक जिसमें पित्त का उष्ण गुण बड़ा होता है। द्रव गुण जिसमें बड़ा होता है, ऐसे एसिडिटी में आपको जनरली नोजिया और वॉमिटिंग ये फीचर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, शरीर में पित्त बड़ा है, वो द्रव गुण से बड़ा है, तो उसके अपोजिट चीज हमें कोई देनी होगी। जनरली पानी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी गड्ढे में पानी है, उसको कम करना है तो हम क्या करते हैं? उसमें मिट्टी डालते हैं। मिट्टी रुक्ष होती है, तो वो उसके उस द्रवत्व को कम करेगा। तो हम यहाँ भी मिट्टी डालेंगे। गैरिक, जिन द्रव्यों में, जिन योगों में गैरिक पड़ा है, गैरिक एक औषधि योग है, अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम यहाँ पे, इस वजह से गैरिक, गेरू जिसको हम कहते हैं, वो हम यूज करते हैं। रसौषधि, रसशास्त्र में आप पढ़ेंगे इसको। तो मिट्टी एक तरह की मिट्टी है वो, तो वो शरीर के द्रव गुण, पित्त के द्रव गुण को कम कर रही है। यहाँ भी हमने विशेष को यूज किया। ओके, जैसे उष्ण गुण से पित्त बड़ा है और उससे दाह आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, इस तरह की एसिडिटी है, अब उसमें हम शीत द्रव्य यूज करते हैं। शीत द्रव्य में हमारे पास मोती का भस्म है, मुक्ता भस्म है, प्रवाल भस्म है, ये सब चीजें जिन द्रव्यों में पड़ी है, ऐसे द्रव्य हम जो जैसे प्रवाल, पंचामृत वगैरह ऐसे टाइप के रस हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम गुण विशेष, द्रव्य विशेष इन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह हम द्रव्य सामान्य और गुण सामान्य का भी उपयोग करते हैं। तो ये एक शॉर्ट चिकित्सा में उपयोगिता हमने इसमें देखी। रोग के निदान में उपयोगिता कैसे है? रोग का निदान में यहाँ डायग्नोसिस के मतलब से लिया गया है, डायग्नोसिस के अर्थ से लिया गया है कि संप्राप्ति डिसाइड करनी है अगर रोगों की, तो वहां भी हम सामान्य विशेष को ही ध्यान में रखते हैं कि संप्राप्ति कैसे होती है। किसी तरह के हेतु या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हम लोग सेवन करते हैं, जैसे बारिश में भीगा हूं और उससे डिसीज उत्पन्न हुआ है, ज्वर, बारिश में भीगने से फीवर हो गया, ज्वर हो गया, तो बारिश में भीगना हेतु है और उससे ज्वर हुआ, ये हम संप्राप्ति बना रहे हैं। ठीक है, तो बारिश में भीगना एक कर्म है और ज्वर हम एक व्याधि है। ठीक है, अब ये संप्राप्ति हमने किस आधार पर लगाई? ये भी सामान्य विशेष के आधार पर ही लगा रहे हैं कि बारिश में भीगने से कौन से गुण हमारे शरीर में बढ़े जो ज्वर के फेवरेबल थे, इस वजह से ज्वर से सिमिलर थे, इस वजह से ज्वर उत्पन्न हुआ। तो यहाँ हमने सामान्य सिद्धांत यूज किया। तो इसी सामान्य विशेष सिद्धांत को हम डिसीज के डायग्नोसिस में भी या संप्राप्ति निर्धारण में भी हम इसको यूज करते हैं। चिकित्सा में उपयोगिता हम डिस्कस कर चुके हैं। पथ्यापथ्य निर्धारण भी हम इसी के आधार पर करते हैं कि कौन से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सपोज
सपोज आपके शरीर में कफ बढ़ा है तो हम पूरे रुक्ष आहार उसको बताएंगे, ये जिसमें जितने जितने ड्राई आहार आपको पता है वो सारे ड्राई आहार, यव जौ हो गया, मधु है, ये सब आहार पेशेंट को बताएंगे। अब ये किस आधार पर कर रहे हैं, ये भी हम सामान्य विशेष के आधार पर ही कर रहे हैं। तो सामान्य विशेष सिद्धांत आयुर्वेद के सभी चिकित्सा में आप यूज कर सकते हैं, सभी चिकित्सा सिद्धांतों में इसका उपयोग होता है। तो ये था सामान्य विशेष और उससे रिलेटेड जो सिद्धांत था, सामान्य विशेष सिद्धांत। आई थिंक थोड़ा सा ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ है। पदार्थ विज्ञान परतों की तरह है, जैसे प्याज होता है ना, एक एक उसके परतें निकालते हैं, वो और नया नया देखने के लिए मिलता है, उसी तरह पदार्थ विज्ञान का है, जितनी बातें इसकी समझ में आती है वो और अच्छा लगने लगता है और कई नए नए नॉलेज आपको उसमें से निकल सकता है पदार्थ विज्ञान का। बट इसको समझना डिफिकल्ट अभी इसलिए है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में ये लिखा गया है वो थोड़ी क्लिष्ट है। सर आई थिंक मैं अपनी तरफ से मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो वो हम ले सकते हैं अभी। थैंक यू।